हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संतोष कुमार गौड़ और आप देख रहे हैं बच्चों की पाठशाला विद संतोष गौड़, जिसमें हम आज देखेंगे सामाजिक विषय कक्षा 10 में भारत और समकालीन विश्व 2 के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और इसमें मैंने इसके पहले वाली वीडियो में इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण के बारे में बता दिया है, और इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ब्रिटेन का एकीकरण किस तरह से हुआ था। तो देखिए, जिस तरह से जर्मनी और इटली की भांति ही, जैसे जर्मनी और इटली जो है अलग अलग राज्यों में बटे हुए थे, उसी तरह से ब्रिटेन भी 18वीं सदी के पहले ब्रितानी द्वीप समूह में अलग अलग जातीय समूहों का निवास था। ठीक है, यानी जो ब्रितानी द्वीप समूह था वहां पर अलग अलग जातीय समूहों के लोग रहते थे, जैसे उनमें थे अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश। ठीक है, इन जातीय समूहों को निर्जातीय, इनको कहा जाता था निर्जातीय, जिसको इंग्लिश में कहते थे एथनिक। ठीक है, 1760 से 1840 के मध्य औद्योगिक क्रांति के बाद, चूंकि ब्रिटेन में, या कह सकते हैं हम इंग्लैंड जो वहां का राष्ट्र था उस द्वीप समूह में, वहां पर आर्थिक ये औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से आई। और इसके कारण क्या हुआ कि उत्पादों में वृद्धि होने लगी, उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन जब बढ़ने लगा तो उसके कारण क्या हुआ कि इनकी आर्थिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। देखिए, किसी भी देश में जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है उसकी इकोनॉमी, आर्थिक स्थिति उसकी जो है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है। और जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है वह देश बहुत जल्दी तरक्की कर लेता है। तो वही कुछ यहाँ पर भी हुआ कि ब्रिटेन की जो आर्थिक स्थिति थी धीरे धीरे और अधिक मजबूत होती गई, जिसके कारण वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर, अब अन्य राष्ट्रों में कौन कौन से राष्ट्र थे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे, वो था स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो अन्य राष्ट्रों के ऊपर भी इनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि लंबे संघर्ष के बाद आंग्ल संसद में, आंग्ल संसद मतलब, आंग्ल का मतलब यहां पर है अंग्रेज। ठीक है, आंग्ल अंग्रेजों को ही कहते थे। आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। जिस तरह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसी तरह से 1688 में भी इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। ठीक है, इंग्लैंड की क्रांति के बारे में हम किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि 1688 में क्या हुआ कि वहां पर एक आंग्ल संसद बन गई, और आंग्ल संसद ने क्या किया, राजतंत्र को खत्म कर दिया, उससे अपनी ताकत छीन ली। और इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। देखिए, राजा का पद समाप्त नहीं हो गया, रानी तो वहां पर थी ही, लेकिन उसके बावजूद एक संसद चलती थी, संसद में ही सारे निर्णयों को लिया जाता था। और इसी के बाद से जो है इंग्लैंड के एकीकरण में, मतलब ये समझ लीजिए मील का पत्थर था, जिसके बाद से इंग्लैंड का एकीकरण प्रारंभ हो गया था। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये क्या था, ये एक तरह का समझौता था, किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। ठीक है, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में 1707 में जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, इसके कारण क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसका गठन हो गया। ठीक है, इन दोनों का समझौता होता है, दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद क्या होता है कि यहीं से अंग्रेजों का दबदबा स्कॉटलैंड पर भी बढ़ता चला गया। जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोग थे, उनको जो है अपनी गेलिक भाषा, जो उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा थी, जो जिसको कहते थे गेलिक भाषा, उसको बोलने, या उनकी अपनी जो स्कॉटिश की जो है राष्ट्रीय पोशाक थी उसको भी पहनने, आप देखते होंगे वो एक स्कर्ट टाइप की रहती थी, उसको पहनने की भी मनाही थी। जिसके बहुत से लोगों ने अपना, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया। यहां जिसके ना होकर के होना चाहिए था जिससे, जिससे बहुत से लोगों ने अपना वतन छोड़ दिया। ऐसी ही स्थिति आयरलैंड की भी थी। अब स्कॉटलैंड पर तो इन्होंने अपना दबदबा बना लिया, ठीक उसी तरह से इन्होंने आयरलैंड को भी, उसके ऊपर भी अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी। अंग्रेजों ने क्या किया, आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता दी। यहाँ पर दो तरह के धर्म की बात हो रही है, एक हो रही है प्रोटेस्टेंट धर्म और एक हो रही है कैथोलिक धर्म। कैथोलिक जो था वो, देखिए जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन रिलीजन है, उसमें जो है जो रूढ़िवादी धर्म के रूप में देखा गया था कैथोलिक धर्म को। 1688 की जो ये क्रांति हुई थी ना, ये इसी के बिहाफ पर भी हुई थी।
जो है जब प्रोटेस्टेंट नामक धर्म जो नया एक धर्म बना जो आधुनिकता को लिए हुए था और कट्टरपंथी को जो है मतलब उसने नकार दिया था, इसी कारण से इन दोनों धर्म के मानने वाले मतलब क्रिश्चियन धर्म को ही मानने वाले दो ग्रुप्स में बंट गए। एक जो मॉडर्न कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हो गए जो कि मॉडर्निटी को जो है एक्सेप्ट कर चुका था, और दूसरा था कैथोलिक धर्म जो अभी भी रूढ़िवादियों या रूढ़िवादिता पर आधारित था, पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को छोड़ने पर वो तैयार नहीं था। तो इन्हीं दोनों के बीच में टक्कर हो रही थी और इसका फायदा किसने उठाया? इंग्लैंड में। चूंकि इंग्लैंड में ये चीज पहले से ही पनप चुकी थी, प्रोटेस्टेंट धर्म जो है वो आ चुका था, ठीक है, उसको मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही थी। तो इन्होंने भी क्या किया कि आयरलैंड में जो कैथोलिक धर्म को मानने वालों की संख्या ज्यादा थी उनके ऊपर प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों का दबदबा बना दिया। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि वुल्फ टोन कब 1798 में इस फौज के साथ उन्होंने क्या किया? एक विद्रोह किया। किसके खिलाफ किया? इंग्लैंड के खिलाफ किया। लेकिन 1798 में उनका ये जो विद्रोह था वो इंग्लैंड के द्वारा दबा दिया गया, ठीक है, विद्रोह समाप्त हो गया। और 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इधर जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनने के कारण स्कॉटलैंड जो है पूरी तरह से इंग्लैंड के कब्जे में हो गया था, ठीक है, 1707 के बाद से। और फिर इधर 1798 तक इनका विरोध चला, और जब इनका विरोध खत्म हो गया किसका? वुल्फ टोन इनकी अगुवाई थी, यूनाइटेड आयरिश मैन की अगुवाई में ही। भाई आयरिश मैन को इन्होंने इकट्ठा किया धीरे धीरे करके, क्योंकि बहुत मतलब जैसे उस समय बहुत ज्यादा जनसंख्या तो होती नहीं थी, लोग अलग अलग छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया? अपनी अगुवाई में सबको इकट्ठा करना शुरू किया और एक मोर्चा संभाला इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। लेकिन 1801 में आयरलैंड को जब ये विद्रोह समाप्त हो गया तो आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया, और यहीं से एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ और ब्रिटेन का एकीकरण हो गया। और फिर इसके बाद क्या किया कि अंग्रेजी संस्कृति का प्रचार प्रसार खूब जोर शोर से होने लगा, और साथ ही नए ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह थे जैसे ब्रिटानी झंडा, ठीक, जिसको यूनियन जैक, और राष्ट्रीय गान जिसको जो नाम था उसका गॉड सेव आवर नोबल किंग, ठीक, इसको खूब बढ़ावा दिया गया। अभी आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से ब्रिटेन का जो झंडा था, इंग्लैंड का झंडा था और स्कॉटलैंड का झंडा दोनों मिलकर के एक हुए। फिर बाद में उसी में आयरलैंड के झंडे को भी मिला दिया गया और एक नए ब्रिटेन के झंडे को रूप दिया गया और उसी का फिर प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो इससे ये क्लियर हो गया कि किस तरह से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था। तो देखिए, अभी हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटेन का एकीकरण हुआ, किस तरीके से जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अधीन जो है स्कॉटलैंड और आयरलैंड आ गए। अब हम देखते हैं कि एक राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि किस तरीके से हम एक राष्ट्र को उसका मानवीकरण करके किस तरह से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो क्या होता है कि किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने सिकंदर को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। मैंने मुगल बादशाह अकबर को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। लेकिन उस समय के लोगों ने जो चित्र के रूप में उस समय अकबर को प्रदर्शित किया था, चित्र के रूप में अंकित किया था, उसी चित्र को देख करके तो हम अंदाजा लगाते हैं कि अकबर उस समय कैसे दिखते थे और जो है सिकंदर उस समय कैसे दिखते थे, ठीक है। तो एक शासक को तो चित्र के रूप में या मूर्ति के रूप में हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न ये है कि एक राष्ट्र को, एक देश को किस तरह से चेहरा दिया जाए। अब अमेरिका को आप किस रूप में देखते होंगे, आयरलैंड को किस रूप में देखेंगे। लेकिन क्या हुआ कि 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने क्या किया, भाई कलाकार वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कलाकारों ने क्या किया, राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया, या यूं कहें कि देश को इस प्रकार चित्रित किया कि जैसे वो कोई व्यक्ति हो। किस तरह से उसको व्यक्त किया जा सकता था, उसको व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया और उसका मानवीकरण कर दिया। उस समय राष्ट्र को अक्सर नारी के रूप में ही चित्रित किया जाता था। वह नारी कोई वास्तविक नारी नहीं होती थी, वरन एक अमूर्त विचार को ठोस रूप दिया जाता था।
ये कुछ ठीक उसी तरह से है जिस तरीके से कि जो है भारत में भी हमने क्या किया कि भारत को भी एक स्त्री की संज्ञा दी और हम भारत को भारत माँ के नाम से संबोधित करने लगे, भारत माँ के जयकारे भी लगने लगे और उसको इस तरह से प्रदर्शित किया कि एक भारत का नक्शा बना करके उसके अंदर एक स्त्री को खड़ा किया जिसके हाथों में तिरंगा ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और उसी की हम वंदना भी करते हैं। उसी तरीके से इन्होंने भी, यहाँ के कलाकारों ने भी अपने राष्ट्र को एक नारी की संज्ञा दे दी और नारी वैसे भी पूजनीय है, इस तरह इसलिए जो है नारी की ही संज्ञा इन्होंने देना ज्यादा उचित समझा। उसी तरह से कि फ्रांस की क्रांति के समय कलाकारों द्वारा स्वतंत्रता, न्याय एवं गणतंत्र जैसे विचारों को नारी के रूप में व्यक्त किया। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं इंसाफ की देवी। आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह या कोई भी सीरियल जहाँ पर कोर्ट केस चल रहा होता है, कोर्ट रूम पूरा होता है, वहां पर जज के जस्ट बगल में एक मूर्ति होती है जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है, वो भी एक नारी रूप में ही होती है और हाथों में तराजू होता है, जिससे ये क्लियर होता है कि जो इंसाफ के पलड़े हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो पलड़ा है वो हमेशा इंसाफ की तरफ ही झुकता है, अन्याय की तरफ नहीं झुकता। और पट्टी इसलिए बंधी होती है ताकि वो ये चीज देख सकें कि भाई कोई तुम्हारा अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, जो भी निर्णय लेना है तुम्हें वो निर्णय निष्पक्ष होकर के लो, किसी के साथ कोई संबंध स्थापित करके उसके फेवर में निर्णय ना लो। ठीक है, उसी तरह से फ्रांस में उसे लोकप्रिय नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? मारियान, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता एवं गणतंत्र के थे, जैसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। ठीक है, अब मारियान की प्रतिमाओं को क्या किया गया? सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई, साथ ही उसकी छवि सिक्कों एवं डाक टिकटों पर भी अंकित की गई, जिससे क्या हो कि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, भूल ना जाए, उनको याद रहे हमेशा। उसी तरह से था जर्मेनिया। जर्मेनिया भी ठीक मौर्यान की तरह जर्मन राष्ट्र को एक स्त्री के रूप में उकेरा गया और उसी को जर्मेनिया नाम दिया गया। इसी प्रकार जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया बन गई, जिसके सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट है। क्यों? क्योंकि जर्मन जो है वो बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है, इस कारण से जो है जर्मेनिया के सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट बनाया गया है और वो भी ठीक वही काम कर रही है। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में उसको लोग याद करते हैं, एकता के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लोग याद करते हैं और लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होती रहती है। जिस तरह से फ्रांस में मारियान, उसी तरह से जर्मन में जर्मेनिया। ये दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने अभी देखा कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या थी, किस तरह से राष्ट्र को अभिव्यक्त करने के लिए कलाकारों ने उसको मूर्त रूप दिया। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद से धीरे धीरे जो मध्यम वर्ग के विचारों में सबसे पहले राष्ट्रवाद का विचार आया और उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग और निम्न वर्ग सभी को एक समान कानून अधिकार दिलाने की बात करी। इसके लिए कई आंदोलन भी हुए, आपने पूरा राष्ट्रवाद पढ़ा। अब हम देखेंगे कि धीरे धीरे ये राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद की ओर कैसे चले गए। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रवाद से साम्राज्यवाद आया और फिर साम्राज्यवाद से किस तरह से विश्व राष्ट्रवाद की तरफ वापस लौटा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या क्या है। राष्ट्रवाद के बारे में आपने पढ़ा ही कि राष्ट्रवाद का विचार किस तरह से मध्यम वर्ग के लोगों में पनपा और फिर उसने एक विश्वव्यापक रूप ले लिया, जिसके कारण कई सारे आंदोलन हुए और इटली, जर्मनी, ब्रिटेन का एकीकरण भी हुआ। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव अब नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। ठीक है, जो राष्ट्रवाद की कल्पना लोग पहले कर रहे थे और राष्ट्रवाद तक जाना चाह रहे थे, राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाना चाह रहे थे, उस तरह की जो उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव रहा अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। वो किस ओर बढ़ रहा था? साम्राज्यवाद की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अब जो मुख्य राष्ट्र थे जो एकीकृत हो चुके थे और अधिक मजबूत हो चुके थे, वो अब क्या चाह रहे थे? अपनी सीमाओं को बढ़ाना और दूसरे छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार स्थापित करना। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत कौन सा क्षेत्र बन गया था? बाल्कन क्षेत्र। ये जो बाल्कन क्षेत्र था ये ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, अब ये क्षेत्र क्यों तनाव का एक स्रोत बन गया था? क्योंकि इस क्षेत्र में भौगोलिक एवं जातीय भिन्नता थी। भाई देखिए,
इटली का एकीकरण हमने पढ़ा, जर्मनी का हमने एकीकरण पढ़ा। तो वो क्या थे कि अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे, अलग अलग राज्यों के शासकों के अधीन थे। लेकिन जब उसका एकीकरण हुआ तो किसी एक शासक ने, जो ज़्यादा मजबूत था, उसने अन्य को अपने में मिला लिया। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ पर भी थी कि जो बाल्कन क्षेत्र था वो, उसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो, ये सब इसमें शामिल थे। ठीक, ये एक जातीय समूह थे, जातिगत भिन्नता थी इनमें। और बाल्कन क्षेत्र के इन निवासियों को आमतौर पर स्लाव कहा जाता था। ठीक है, स्लाव बोलते थे उनको। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक, ऑटोमन साम्राज्य का बाल्कन के इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार था, नियंत्रण था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने, रोमानी राष्ट्रवाद, यह आपने पढ़ा है, मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से रोमानी राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद के निर्माण में एक टॉपिक था। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि रोमानी राष्ट्रवाद क्या होता है, जिसमें मोटा मोटा अगर मैं बता दूं तो ये कहूँगा कि नाटकों के माध्यम से, गीतों के संगीतों के माध्यम से, ठीक है, अन्य कवियों ने कविताओं के माध्यम से जो है राष्ट्रवाद के विचारों को जन समूहों तक फैलाने की जो प्रक्रिया रही है वो रोमानी राष्ट्रवाद रही है। और यही बाल्कन क्षेत्र में जिस तरीके से रोमानी राष्ट्रवाद फैलता गया, उसी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी मजबूत हो गई। एक तरफ रोमानी साम्राज्यवाद के कारण राष्ट्रवाद का विचार फैलता जा रहा था, दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि ऑटोमन साम्राज्य के अधीन से जो यूरोपीय छोटी छोटी शक्तियां थी वो अपने आप को मुक्त करा रही थी। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य आधुनिकीकरण एवं आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहता था। भाई आधुनिकीकरण हर जगह आ रहा था, मशीन युग अब हर जगह आ रहा था, हर जगह उत्पादन क्षमता बढ़ रही थी। तो ये भी चाहता था ऑटोमन साम्राज्य कि इसके यहाँ भी आधुनिकीकरण हो जाए और आंतरिक सुधारों के जरिए अपने आप को ये मजबूत बना ले, ताकि जो इसका जो है बाल्कन क्षेत्रों पर जो इसका नियंत्रण है वो एज इट इज बना रहे। किंतु इसके विपरीत क्या हुआ कि एक के बाद एक यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। इस कारण से बाल्कन राज्यों के मध्य ही टकराव की स्थिति पर, अब जैसे जैसे ये बाल्कन राज्य बाल्कन क्षेत्र की जो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत जो जातीय भिन्नताएं थीं, जो जातीय समूह थे, वो जैसे जैसे अपने आप को स्वतंत्र कराते गए, वैसे वैसे वो बड़े भूभाग पर अधिकार जमाने के लिए आपस में ही लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, जिसके कारण से इन बाल्कन राज्यों के मध्य ही टकराव उत्पन्न हो गया। और इसी का फायदा उठाकर जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी, जैसे रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी, इन्होंने क्या किया, बाल्कन क्षेत्र को अपने में शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया। और यही इन्होंने जो प्रयास शुरू किया, इसके कारण क्या हुआ, इनमें आपस में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। और इसी से क्या हुआ कि इस बाल्कन के इलाके में बहुत सारे युद्ध हुए और अंततः परिणाम क्या निकला उसका, प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को कहां लेकर के गया, महाविपदा की ओर, यानी प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया। लेकिन इसी बीच यूरोपीय शक्तियों द्वारा जिन देशों का उपनिवेशीकरण किया गया था, जिन देशों के ऊपर यूरोपीय शक्तियों ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे कहें तो देखिए, यहाँ पर भारत पर कब्जा करने के लिए ही जो है भारत को अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश पुर्तगालियों ने करी, फिर डच ने की, फिर उसके बाद जो है फ्रांसीसियों ने भी करी, और फिर उसके बाद अंग्रेजों ने करी, और अंग्रेज लगभग पूरी तरह से सफल भी हो गए थे इसको अपना उपनिवेश बनाने में। तो इस तरीके से जो यूरोपीय देशों के द्वारा या शक्तियों के द्वारा जिन देशों को का उपनिवेशीकरण किया गया था, यानी जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, उन देशों में भी क्या हुआ कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध वो सब करने लगे, वो सब अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास उन्होंने शुरू कर दिया। और जगह जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। अब की बार क्या था कि जिस तरह का राष्ट्रवाद यूरोपीय देशों में जागृत हुआ था, जिस तरह के राष्ट्रवाद की कल्पना वहां की गई थी, उस तरह का राष्ट्रवाद फिर दोबारा दोहराया नहीं गया, बल्कि हर देश का अपना एक विशिष्ट राष्ट्रवाद रहा। हर देश के लिए अपने राष्ट्र के प्रति एक अलग प्रेम, एक अलग संप्रभुता का विषय बन गया था। और इस तरीके से क्या हुआ कि यह विचार
कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। धीरे धीरे ये औपनिवेशीकरण, साम्राज्यवादी जो सोच थी, जो विचारधारा थी, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगी और पूरे विश्व में एक विचारधारा व्याप्त हो गई कि हर जो वो देश जो किसी का गुलाम है, किसी के अधीन है, हर देश को मुक्त कर दिया जाए और सभी जो है जो छोटे छोटे गुटों में बटे हुए हैं वो एक स्वतंत्र राष्ट्र का रूप ले लें। तो इस तरीके से हमने जो है जो टॉपिक, जो हमारी यात्रा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो प्रारंभ हुआ था, कहाँ से यूरोप में ये जो राष्ट्रवाद का विचार जन्म लिया था, यहाँ से हमने अपनी यात्रा शुरू करी। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा, उसके कारणों के बारे में पढ़ा। 1830 से लेकर के 1848 तक जो क्रांति का युग रहा उसके बारे में पढ़ा हमने। जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के एकीकरण के बारे में पढ़ा। तो इस तरीके से हम अपने आज आखिरी टॉपिक तक आ गए, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, और आज ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया है एनसीईआरटी की किताब के अनुसार। कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी की किताब है भारत और समकालीन विश्व 2, उसके अनुसार यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय था वो चैप्टर अब फिनिश हो गया है। और अगली वीडियो में मैं अब एक नया चैप्टर देखूंगा। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं हिस्ट्री का टॉपिक उठाऊं, कोई चैप्टर उठाऊं, या ज्योग्राफी से, सिविक्स से, इकोनॉमिक्स से। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप जिस टॉपिक को कहेंगे वो टॉपिक मैं अगली वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।